क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया का वीजा रिजेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स की कमी थी, डॉक्यूमेंट्स की थी? ये इसलिए भी होता है बिकॉज ऑफ वन टाइनी रीजनल मिस्टेक। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, सेम कंट्री, सेम वीजा बट डिफरेंट रूल्स। अगर आप अप्लाई करते हैं गलत तरीके से, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट क्यों ना हो, आपका वीजा फिर भी रिजेक्ट हो सकता है। इन दिस वीडियो आई विल ब्रेक डाउन द एग्जैक्ट साउथ कोरिया टूरिस्ट वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस इन 2026, सो स्टे ट्यून्ड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करें साउथ कोरिया टूरिस्ट वीजा की, जो कि C39 कैटेगरी का है, और ये जेनेरिक चेकलिस्ट वीडियो नहीं है। मैंने कंपैरिजन किया है आप लोगों के लिए कि मुंबई वर्सेस दिल्ली और वर्सेस चेन्नई, या नॉर्थ इंडिया वर्सेस नॉर्थ ईस्ट वर्सेस साउथ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंसेस क्या हैं, पुराने पेपर फॉर्म्स कैसे थे और नए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स कैसे लगते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स ऑफिशियल है, आपको क्लियर कर देता हूं शॉर्ट में, कुछ रीजनल स्पेसिफिक है, और कुछ जो है अनरिटन रूल्स आप कह सकते हैं, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। सो स्टे टिल द एंड। साउथ कोरिया वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से करेक्टली भरा जाता है, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स की, उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, रीजन वाइज डिफरेंसेस डॉक्यूमेंट्स में दिखाने लगा हूं। अब ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स के डिफरेंसेस आपने देख ली, लेकिन जेनेरिक जो डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैंडेटरी हैं, आप चाहे कहीं से भी अप्लाई करें इंडिया से, पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी होनी चाहिए कम से कम 6 महीने की, ओरिजिनल पासपोर्ट आपको दिखाना पड़ता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, सभी रीजन्स जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आपसे मांग रहे हैं, और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स आपको लगानी चाहिए, और मिनिमम 2 साल की ITR होनी चाहिए। देयर इज नो एक्सेप्शन हियर। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ जो है वो आपके केस में मैंडेटरी है, आप चाहे कहीं से भी अप्लाई करें। वर्किंग प्रोफेशनल है तो सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लगा सकते हैं, स्टूडेंट है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, फ्रीलांसर्स है तो वर्क प्रूफ या अपना एक्सप्लेनेशन वगैरह आप दे सकते हैं, जो भी आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं उसके रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप लगा सकते हैं। अगर ये सब चीजें मिसिंग है, योर फाइल इज कंसिडर्ड वेरी वेरी वीक। लेट मी क्लियर दिस। अब मुंबई के केस में आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप अप्लाई करते हैं कोरिया का वीजा तो VFS सेंटर्स के थ्रू आप मुंबई से नहीं कर सकते हैं। पहली चीज, आपको उस केस के अंदर BLS इंटरनेशनल से, जो कि ऑथराइज वीजा एजेंट है, उनसे अप्लाई करना है। अगर आप इनसे भी अप्लाई नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली कोरियन कॉन्सुलर सेक्शन में जाके अपनी एप्लीकेशन को डिपॉजिट कर सकते हैं विद ऑल द रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स, और उनकी कोरियन कॉन्सुलर की साइट के अंदर भी चेकलिस्ट दी हुई है। वो इनफैक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इस वीडियो के अंदर, आगे बताने लगा हूं, तो आप उसको नोट कर लें, अदरवाइज उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब मुंबई के केस में मुंबई प्लेसेस एक्स्ट्रा फोकस ऑन ट्रैवल लॉजिस्टिक्स। स्पेसिफिकली ये लोग कवर लेटर पे, ट्रैवल आइटनरी पे, आपकी फ्लाइट टिकट्स पे, आप फ्लाइट टिकट्स होल्ड भी कर सकते हैं, यानी कि आपको डमी टिकट नहीं लगानी, आपको या तो आप एक्चुअल टिकट बुक कर लें जो कि पूरी तरीके से रिफंडेबल हो, डायरेक्टली एयरलाइंस की साइट पे जाके। उस केस में आप थर्ड पार्टी साइट्स का यूज ना करें, क्योंकि उसमें बाद में अगर आप कैंसिल करते हैं तो आप जो कैंसिलेशन फीस है वो लग जाएगा और आपको टैक्सेस भी भरने पड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मेरी कोशिश ये रहती है कि 95% एक्यूरेसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन मेरे चैनल से आप तक पहुंचे। 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश रहती है कि मैं टाइमली तरीके से आपको सही से सही जानकारी दूं। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, या आप YouTube पे सर्च करें ट्रैवल मैन टुडे वीजा इन बजट। तो बेटर यही है कि आप पूरी टोटली रिफंडेबल फीस प्रॉपर एयरलाइंस की साइट से बुक करें, या आप टिकट्स को एयरलाइंस की साइट पे जाके होल्ड भी कर सकते हैं। आगे होटल कॉन्फर्मेशन जो है आपके पास होनी मैंडेटरी है इस केस में, अगर मुंबई से स्पेसिफिकली आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स और रीजन से है या नहीं है। मुंबई के केस में ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, डिमांड है, क्लियर है। एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, कोई भी डिक्लेरेशन या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको नहीं लगाना होता, लेकिन आपको एक हेल्थ कंडीशन फॉर्म भरना होता है। उसका एक डायरेक्ट लिंक है जो कि VFS की साइट से भी आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको उस फॉर्म को खोल के उसको प्रिंट आउट लेके उस हेल्थ कंडीशन फॉर्म को फिल करना है, मैंडेटरी। आगे मैं बात करता हूं बैंक बैलेंस की, कि आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। बैंक बैलेंस मिस्ट्री हम कह सकते हैं, क्योंकि काफी लोग इसके बारे में सर्च करते हैं, और पास में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल एप्लीकेंट बनना चाहते हैं, मिनिमम पर पर्सन आपके अकाउंट में 2 से 3 लाख के बीच में होना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आप 4 लाख तक बैलेंस दिखा सकते हैं, तो उतना ही आपके लिए अच्छा है, बिकॉज बाद में जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो एम्बेसी ही है, क्योंकि कहीं पर भी क्लियरली एक्चुअल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट शेयर नहीं की गई है। लोग अपने एक्सपीरियंसेस से, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, बट एक्चुअली आपको जो अपना बजट है हायर साइड पे लेके चलना है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप वहां पे स्टे करते हैं, पर डे के हिसाब से अगर 5 से 7 हज़ार रुपए का आपका खर्चा बनता है, तो 10 से 12 या 15 दिनों का आपका कितना बनेगा। तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपका जो बैलेंस है वो 3 या 4 लाख से कम ना हो, अच्छी बात है, अगर आप 10 से 15 दिन का ट्रिप बना रहे हैं, बिकॉज इसमें आपके लॉजिस्टिक्स के खर्चे, आपका एयर ट्रैवल का खर्चा, आपने जो भी एक्टिविटीज बुक की है वो सब भी कंसिडर की जाएंगी, इसलिए आपको कह रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सडन लार्ज डिपॉजिट जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं करने चाहिए। तो पता लगे कि आप वीजा अप्लाई करने लगे हैं और 2 दिन के बाद आप एप्लीकेशन सबमिट करने लगे और 2 दिन पहले आप सडन बड़े डिपॉजिट अपने अकाउंट में कर देते, तो वीजा रिजेक्शन होना तय है उस केस के अंदर। और कंसिस्टेंटली पिछले 5 से 6 महीने के अंदर आपको एक अच्छा खासा बैलेंस डिसेंट अपने अकाउंट में मेंटेन करके चलना है, अदरवाइज दिस इज अ मेजर रेड फ्लैग।
अब आपको स्टिकर वीजा इशू किया जाएगा या ई वीजा किया जाएगा, तो कोरिया का जो वीजा आपको ई वीजा फॉर्मेट में दिया जाता है। तो काफी लोग ये देख के घबरा जाते हैं कि मेरा पासपोर्ट तो वापस कर दिया, लेकिन वो ब्लैंक है, क्योंकि उसके साथ एक पेपर है जो कि ई वीजा आपका है एक्चुअली। तो रियलिटी यही है कि आपका जब अप्रूव हो जाता है तो आपको एक वीजा ग्रांट नोटिस मिलता है। ये वीजा ग्रांट नोटिस आप कोरिया की वेबसाइट से या ऑफिशियल पोर्टल से भी जाके दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं बिफोर यू ट्रैवल। आगे मैं बात करता हूं कि कौन सा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक और रीजन है फॉर साइलेंट रिजेक्शन। तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही ध्यान से भरना होता है, पहली बात। और काफी मल्टीपल फॉर्म्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। एक तो जो पुराना फॉर्म है वो 5 पेज का है, पेपर फॉर्म, और जो नया है वो 2 पेज का ई फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद बारकोड। तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, अगर मैं रीजन वाइज की बात करूं, नॉर्थ इंडिया, अगर नॉर्थ ईस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन ई फॉर्म मिल जाता है इजीली विद बारकोड, जो कि स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड होता है। मुंबई और साउथ इंडिया के केस में दे ऑल्सो एक्सेप्ट अगेन ई फॉर्म। कुछ एजेंट जो अभी भी पुराना पीडीएफ फॉर्म वगैरह 4-5 पेज का यूज करते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो माई रिकमेंडेशन इज वेरी क्लियर कि आप ई फॉर्म को ही, जिसके ऊपर बारकोड दिया होता है, उसी को यूज करें। उससे होगा क्या, आपका जो मैनुअल एरर्स हैं वो रिड्यूस होगा, आपका प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बेटर होगा। ठीक है ना। तो अगर आप ऑनलाइन फिल करके प्रिंट आउट निकालते हैं वो आपके लिए बेटर है। मैंने भी ये चीज की थी। इट लुक्स क्लीनर टू द ऑफिसर्स एज वेल। अब काफी लोग ये पूछते हैं, कैन आई अप्लाई इन मुंबई इफ माई पासपोर्ट वाज इशूड इन दिल्ली? द आंसर इज नो। ज्यूरिडिक्शन आपकी डिपेंड करती है कि जहां पे आप जितने भी टाइम के लिए रह रहे हैं, एंड स्पेशली फॉर द लास्ट 6 मंथ्स अगर आप रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका पासपोर्ट दिल्ली का है, किसी और रीजन का है, आपको वहीं से अप्लाई करना है जहां आप स्टे कर रहे हैं, और उसका जो आपको रेंटल प्रूफ्स या आधार कार्ड के प्रूफ्स वगैरह दिखाने पड़ सकते हैं। अब कुछ ऐसा है कि मेडिकल और स्पेशल केसेस की अगर मैं बात करूं तो एक कंफ्यूजन रहती है कि टीबी का टेस्ट करवाना जरूरी है। तो आपको टीबी का टेस्ट नहीं कराने की जरूरत, उस केस के अंदर कोई फॉर्म या कोई भी टेस्ट नहीं कराना है। टीबी टेस्ट इज यूजुअली रिक्वायर्ड ओनली फॉर लॉन्ग टर्म वीजास, पीपल हु आर स्टेइंग इन द कंट्री फॉर ओवर 90 डेज, या सर्टेन कैटेगरीज के वीजास के लिए ऐसे टेस्ट, हेल्थ टेस्ट जो है मैंडेटरी हो सकते हैं। अदरवाइज जेनेरिक फॉर्म सबको भरना होता है कि हेल्थ कंडीशन फॉर्म, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट उसका निकाल के उसको भर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कवर लेटर की और आपकी आइटनरी की। तो दोनों चीजें जो है डिफरेंट हैं। काफी लोग कवर लेटर में आइटनरी स्पेसिफाई करते हैं, वो भी चलेगा, और मैंने भी ऐसे किया था। अगर आप कवर लेटर कैसे लिखा जाता है और उसका फॉर्मेट चाहिए, आप मेरी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। लेकिन बट यू ऑलवेज नीड टू इंक्लूड बोथ ऑफ देम। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि कवर लेटर आप लगाएं, साथ ही साथ अलग पेज पे डे वाइज आइटनरी आप लगाएं। यानी कि आप सोल में हैं, सोल में डे 1 में आप कहां जाएंगे, डे 2 में कहां जाएंगे, फिर बुसान आप जाते हैं तीसरे दिन, तो वहां पे आप कहां रहेंगे। इस तरीके से डिटेल आइटनरी आपको यहां पे लगानी चाहिए अलॉन्ग विद योर कवर लेटर, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू प्रूव योर पर्पस ऑफ एंट्री। मान लीजिए कि अगर आपके पास आईटीआर नहीं है, यानी कि आप फ्रीलांसर हैं, होम मेकर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं कोरिया का वीजा, लेकिन लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ता है कि आपके पास आईटीआर क्यों नहीं, और वो आप कवर लेटर में स्पेसिफाई कर देते हैं कि मैं आईटीआर फाइल क्यों नहीं करता हूं। वैसे आईटीआर कोई भी फाइल कर सकता है, चाहे उसमें आपका ऊपर कोई ड्यू है या नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। स्पॉन्सर के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स चल जाएंगे, लेकिन स्पॉन्सरशिप लेटर इंक्लूडिंग कवर लेटर जो है आपको लगाना पड़ेगा, और आइटनरी भी। तो 3 डॉक्यूमेंट्स एडिशनली आपको लगाने पड़ सकते हैं। उसमें आपको ये बताना है, शो करना है कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप क्या है, आप क्यों जा रहे हैं, और आपके पेरेंट्स आपको फंड कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उस पर हो सकती हैं। अगर इसको आप करेंगे इस तरीके से तो आपके एप्लीकेशन में कोई रिजेक्शन नहीं आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और आपका जो कोरिया का वीज़ा वो स्टेट वाइज जो है उसका प्रोसेसिंग टाइम डिफर कर सकता है। किसी केस में 1 हफ्ते में आ जाता है, मेरा 5 दिन में दिल्ली से आ गया था, आपका 10 दिन ले सकता है, किसी केस में 14 दिन ले सकता है। और कुछ बार क्या होता है कि बैकलॉग एप्लीकेशन होती है, उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कंक्लूजन यही है इस वीडियो का, साउथ कोरिया का वीजा, टूरिस्ट वीजा आपका रिजेक्ट नहीं होगा अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है, कम नहीं है, आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी पूरी 6 महीने की है। और ये सब उन लोगों के साथ होता है जो कि गलत ज्यूरिडिक्शन से अप्लाई कर देते हैं, या गलत फॉर्म भर देते हैं, या कुछ गलत चीज़ें स्पेसिफाई कर देते हैं फॉर्म में विदाउट प्रॉपर गाइडेंस। और जो रीजनल डिफरेंसेस हैं डॉक्यूमेंट्स में, उनको पूरी तरीके से समझ नहीं पाते, सिर्फ जेनेरिक डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाते हैं, तो उनको चैलेंजेस आते हैं। तो वंस यू अंडरस्टैंड हाउ साउथ कोरिया वीजा रूल्स चेंज बाय रीजन, द प्रोसेस बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड येस, इफ डन करेक्टली, योर वीजा ग्रांट नोटिस इज एब्सोल्युटली अचीवेबल ऑन द फर्स्ट ट्राई। और गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके किसी काम की थी, और अगर है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड हाइप दिस वीडियो एज वेल। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।